बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका महर्षि पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य तथा ऊर्जा। 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है क्योंकि सबसे छोटा चैप्टर है और हाई स्कोरिंग मार्क्स हमको ये दिलाता है। तो आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स आते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम वो सारी बातें करेंगे, आज हम पूरा चैप्टर देखेंगे और ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं जिसमें कंप्लीट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं केवल एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक नहीं किया हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को, वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। सबसे पहले समझते हैं ये कार्य होता क्या है। क्या कभी आपने कोई कार्य देखा है? क्या आपने कभी कोई कार्य करा? आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक बहुत सारे कार्य करते हो, बहुत सारे वर्क आप करते हो। जैसे कि आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आके स्टडी करते हो, घर आते हो, खाना खाते हो, फर्दर स्टडी करते हो, ट्यूशन जाते हो, बहुत सारे काम आप पूरे दिन में करते हो। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप पूरे दिन काम कर रहे हो उनमें से कोई ऐसी भी सिचुएशन थी जब आपने वर्क डन जीरो किया, कोई वर्क डन आपने नहीं किया? चलिए आज हम उन्हीं सिचुएशनों को समझेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब कोई काम हुआ है और कब कोई काम जीरो है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपने वर्क डन नहीं किया है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं वर्क डन की डेफिनेशन और उसी से निकालते हैं ये सारे निष्कर्ष। चलिए, अगर वर्क डन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वर्क डन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कोई फोर्स अप्लाई करो, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है उस पर आपने फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई करने से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन आ रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप कह सकते हो कि आपने वर्क डन किया है। क्लियर है? तो सिंपल से डेफिनेशन है, बंस ऑफ डेफिनेशन है बिल्कुल। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप इस लड़के को ध्यान से देखो क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स को पुश कर रहा है, उस पर ये 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और उन फोर्स को अप्लाई करने से क्या आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। दैट मीन्स इसने क्या किया, इसने वर्क डन किया है। तो अगर इस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी इसने कोई वर्क डन नहीं किया है। मतलब अगर ये लड़का इस बॉक्स को एक ही जगह पर पकड़ के खड़ा रहे और काफी समय हो जाए तो हम कहेंगे कि इसने वर्क डन क्या है, जीरो। क्लियर है? तो वर्क डन तभी माना जाएगा जब फोर्स लगने से वस्तु की स्थिति में क्या है, परिवर्तन आए, मतलब उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस दीवार को, ये फोर्स हमारे पास वॉल है, इसको मैं पूरे दिन पुश करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यानी कि मैंने वर्क डन क्या किया है, जीरो। मैंने कोई काम ही नहीं किया, भाई फोर्स तो मैंने अप्लाई किया लेकिन क्या उसकी पोजीशन में चेंज हुआ? तो जब तक पोजीशन में चेंज नहीं आप उसको वर्क डन नहीं कहोगे। क्लियर है? तो दो फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा वर्क डन डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या, हमारे पास फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट इज फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है, और सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट, जो भी पोजीशन में उसकी में चेंज आया है। तो जब तक चेंज नहीं आएगा आप उसको वर्क डन नहीं कह सकते हो। क्लियर है? तो इसी चीज से इसका फॉर्मूला हमारा बनता है W इक्वल में F इंटू एस। F इंटू एस, F क्या है यहाँ पर फोर्स है और S क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। मतलब अभी आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम यूनिट कौन सी यूज करेंगे वर्क डन के लिए, जूल एनर्जी का हम यूज करेंगे। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल देखा जाए, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है, एग्जांपल भी हमने समझ लिया है। तो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा है इन्होंने। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमसे कहा है कि आपने एक 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। भाई कोई ऑब्जेक्ट था उसको डिस्प्लेस करने के लिए आपने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। चलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना उसको साइड में लिखते रहते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हमको फोर्स दिया हुआ है कितना, 7 न्यूटन। 7 न्यूटन हमारे पास फोर्स है जो हमने अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। कितना उसको डिस्प्लेस किया हमने, बिल्कुल सही 8 मीटर हमने उसको डिस्प्लेस किया है। क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने 8 मीटर डिस्प्लेस किया है, कितने फोर्स से, तो हमने फोर्स कितना लगाया है, तो डायग्राम समझ लेते हैं। फोर्स लगाया हमने 7 न्यूटन का, तो 7 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर और इसको 8 मीटर हमने डिस्प्लेस कर दिया है। आपको बताना है वर्क डन। तो फोर्स हमारे पास है 7 न्यूटन, एस की वैल्यू है 8 मीटर, हमको निकालना है क्या, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला लिखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू में S। सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू पुट करनी है आपको। वैल्यू पुट करते हैं तो F की वैल्यू कितनी है 7 और S की वैल्यू कितनी है 8।
चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 56 जूल। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ गया है 56 जूल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनका यूज करना आना चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको 8 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए 7 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वर्क डन आपने कितना किया, तो 56 जूल आपने वर्क डन किया है। क्लियर समझ में आ गया? तो ये था हमारा वर्क डन और उसका एक एग्जांपल। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी, कि ये एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। भाई ऊर्जा भी तो जरूरी है, हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, आपके पास ऊर्जा है। आपने बट सुना होगा, कोई कहता है कि ये बंदा ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, सुना आपने, कहता है बहुत ज्यादा एनर्जी है, पूरा दिन काम करता रहता है, इतना काम करता है कि कोई नहीं कर सकता। एनर्जी, तो एनर्जी होती क्या है, तो कुछ सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन कहती है द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। मतलब कैपेसिटी को आप एबिलिटी भी लिख सकते हो, कैपेसिटी को आप क्या कह सकते हो, एबिलिटी भी इसको हम कह सकते हैं। चलिए जी, कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होती है, आपकी कितनी योग्यता, आपकी कितनी क्षमता है, वही कहलाती है हमारी एनर्जी। क्लियर है? सिंपल से डेफिनेशन बचपन से रटते आ रहे हैं हम कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क या द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्लियर है? चलिए एनर्जी का ऐसा ही मात्रा कितना है, जूल है। तो अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाती है एनर्जी की, तो सिंपल सा आंसर देना है जूल, इसकी ऐसा यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, आपने अपने चाहते कितने प्रकार का, सोचो जरा, कितनी एनर्जी आपको दिखाई देती है। लाइट, वो भी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक एनर्जी है। काइनेटिक, वो भी एक एनर्जी है। पोटेंशियल, वो भी एक एनर्जी है। हीट, वो भी एक एनर्जी है। तो बहुत सारी एनर्जी आपने सुनी होंगी। तो हमारे चारों तरफ को काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी हमको देखने को मिलती है, हीट एनर्जी हमको देखने को मिलती है, केमिकल एनर्जी हमको देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देखने को मिलती है। बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमारे काम की केवल 2 एनर्जी हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। एक एक करके बात करते हैं। चलिए पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को। क्लियर है? बाकी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आप इस बच्चे को देख रहे होंगे, साइकिल चला रहा है, बड़ी जोश में जा रहा है, बांधे तूफान कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एक मोशन, एक चाल, एक स्पीड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कर रहा है गति, दैट मींस स्पीड है इसके अंदर। इसके पास क्या है, स्पीड है और एक चाल है। तो काइनेटिक जो हमारी एनर्जी होती है ना, गति, जो उसका मतलब यही है कि अगर किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन के कारण, गति के कारण अगर कोई एनर्जी आती है, तो उसको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया? सिंपल सी डेफिनेशन, ज़्यादा बिल्कुल कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन यानी कि गति के कारण कोई एनर्जी आती है, तो उसको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि ये मोशन कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, इस टाइम काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ mv²। फॉर्मूला क्या है, के बराबर में हाफ mv², यानी कि के इक्वल टू 1/2 mv², इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट सेम है, जितनी भी हम एनर्जी पढ़ेंगे सबकी ऐसा यूनिट जूल ही है। क्लियर? वर्क डन भी एक तरह की एनर्जी है, तो उसके यूनिट भी जूल ही होती है। हमारी एनसीईआरटी में इसको ई के अपॉन में के इस तरीके से भी दिखाया गया, तो एक ही बात है, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप चाहे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ही साइन किसके हैं, काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है? चलिए अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इस फॉर्मूले का हमें यूज कैसे करना है। चलिए, तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मतलब आपसे कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी दे रखी है, 25 जूल। तो आपको 25 जूल की काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, और उस ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है, मास यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको, m, और उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 5 ms-1। ये चीजें आपको गिवन है। आगे कुछ सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिचुएशन क्या हमारे पास, जैसे इसने बोला है फर्स्ट सिचुएशन में कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हैं, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और दूसरी सिचुएशन में बोला है कि अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देते हैं तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 2 सिचुएशन दी है, लेकिन उन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मास। अभी हमारे पास मास नहीं है, तो पहले मास निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मास कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के इक्वल में 1/2 mv²।
काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है 25 जूल आपके पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m कितना दिया हुआ है आपको m हमारे पास है m ही है और v कितना हमारे पास है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा बच्चेगा 1 और 2 को अगर उधर लेके जाते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 1 kg हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, m हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास दो सिचुएशन में इसमें दिया हुआ है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, चलिए इसको रफ कर लेते हैं और फिर जो हमारे पास बताएं हम उनको यूज करते हैं। अब हमारे पास मास भी आ चुका है, मास कितना आ चुका है हमारे पास 2 kg। चलिए जी अब देखते हैं केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दो केस हमारे पास हैं। फर्स्ट केस में इसने क्या बोला है कि वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया। चलिए डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो जाएगी 10 ms माइनस 1। क्लियर है। सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में बोला है कि वेलोसिटी को कर दिया हमने 3 टाइम्स, तो आप भी 3 टाइम्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 - 1। क्लियर है, दोनों केस समझ में आ गए। अब आप फॉर्मूले को रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Ke इक्वल में 1/2 mv²। चलिए 1/2 m कितना दिया हुआ है हमारे पास, अब m ओरिजिनल 10 हो जाएगा, पहले वाला यूज नहीं करेंगे हम, डबल कर दिया ना हमने 10 और v कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, सॉरी मास लिखना है पहले, मास कितना हमारे पास है 2 और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 10, तो यहां लिखेंगे आप 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 100 जूल। क्लियर है। चलिए उधर चेक करते हैं। अब इधर चेक करेंगे तो आप क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला लगाइए काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। सेम वही काम जो इधर क्या है वही उधर भी करना है, कोई ज्यादा डिफरेंस में नहीं है। 1/2 m कितना है हमारे पास 2 है, v कितना हमारे पास 15 यानी कि 15 का स्क्वायर, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 हमारे पास जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एग्जाम के पर्पस से इसको समझना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो हल्के में नहीं लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको मास फाइंड करना है, उसके बाद दोनों केसेस के लिए आपको अलग अलग काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेना है। एक बार डबल कर दिया, एक बार ट्रिपल कर दिया। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास आती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगली क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इन दोनों बॉलों को देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये एक हाइट अचीव कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें एक हाइट आ रही है। मतलब कोई भी एनर्जी जो हाइट के कारण उत्पन्न होती है प्रोड्यूस, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन समझते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण जो एनर्जी आती है उसको स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आ रही है, अगर वो एनर्जी पोजीशन चेंज होने से आती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थिति परिवर्तन से स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब पोजीशन चेंज करने से जो एनर्जी आ रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइट है और उस हाइट के ऊपर क्या लगा होगा, इसके अंदर जी भी लगा हुआ, हाइट है तो जी है और इसका कुछ मास भी है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है mgh, क्योंकि इसके अंदर मास भी है, ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच रही है त्वरण से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व पे त्वरण जी को बोलते हैं, और h भी है। ध्यान रखना जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है ms - 2, लेकिन यह न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप उसको अप्रॉक्सी 10 मानकर सॉल्व कर सकते हो, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है हमारा और पॉइंट ऑफ से हम बच जाते हैं, डेसिमल कैलकुलेशन हम सॉल्व बच जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को टोटल एनर्जी भी हम कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं, ये एक सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। जैसे आप इस एग्जांपल को देखो तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये हाइट अचीव कर रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये दोबारा से मोशन में आती नहीं चाहती तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हो वो मैकेनिकल एनर्जी का है। जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब क्या करते हैं, एक हाइट पर जाते हैं देन मूव करते हैं, मतलब उनके अंदर पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जितने भी आपने वर्ड्स देखे हैं, यानी कि जिसमें हमारा कोई भी पक्षी को आप देख लीजिए, किसी को भी, सब क्या करते हैं, एक हाइट पर जाते हैं देन फ्लाई करते हैं। तो जिसमें दोनों चीजें होती हैं, हाइट भी हो मोशन भी हो, तो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, आप क्या करो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो हमारे पास आ जाती है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। और इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी का कंजर्व करना, संरक्षण भी कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी आपके पास है उन सबका आप सम कर दो।
क्लियर है? तो बहुत सिंपल से दोनों टॉपिक थे, आई होप समझ में आ गया है आपको। लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट कंसेप्ट है हमारा पावर यानी कि शक्ति। पावर क्या होता है, शक्ति क्या होती है, बचपन से डेफिनेशन पढ़ता रहे, यहाँ भी वही डेफिनेशन है कि कार्य करने की दर को, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। कार्य करने की जो भी आपकी दर है, जो भी आपका रेट है, कितनी देर तक आप काम कर सकते हो, उसको पावर कहते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो 4-5 घंटे किसी काम को कर सकता है, कोई पर्सन 10-10 घंटे कर सकता है, और कोई कर ही नहीं पाता है, तो वो उसका क्या होता है, वो पावर होता है, शक्ति होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको मम्मी किसी काम में लगा देती है तो आप थक के क्या कहते होंगे, बस अब मेरे पास शक्ति नहीं है इस काम को करने की, मतलब आपकी पावर अब खत्म हो चुकी है, आपका टाइम ओवर हो गया, अब ज़्यादा काम आप नहीं कर पाओगे। तो पावर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्लियर है? तो पावर का फॉर्मूला इसी से बनता है हमारा W/T, मतलब जितने टाइम तक आप वर्क कर रहे हो उसी को हम पावर कहते हैं। ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट, ध्यान रखना ऐसा यूनिट वॉट है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी ऐसा यूनिट होती है जूल पर सेकंड, यानी कि वर्क डन जूल में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो दूसरे यूनिट का मतलब हमारे पास जूल पर सेकंड। क्लियर है? सिंपल सा ध्यान रखना। एवरेज पावर क्या है, कुछ नहीं है, टोटल जितनी भी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, जितने टाइम में किया उसको डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज पावर, औसत शक्ति। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे जो पावर से ही जुड़ा हुआ है। ए लैम्प कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसने बोला है कि एक लैंप है जो कंज्यूम कर रहा है कितनी एनर्जी को, 1000 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितने टाइम में, टाइम है 10 सेकेंड। आपको बताना है पावर कितना लगेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी के, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना कि हाँ तो एनर्जी दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूले वर्क डन होता है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है जी, दोनों की एसएन जूल होती है। तो एनर्जी कितनी दी हुई है आपको 1000, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, डिवाइड करिए, आंसर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 वॉट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है, बस आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, कंसेप्ट कैसे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। टॉपिक हमारा शक्ति से जुड़ा, पावर से ही है, और लास्ट टॉपिक भी वही है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ध्यान रखना, पावर के कमर्शियल यूनिट भी होते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जिसके लिए आपको पे करना पड़े। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हो, आपको अमाउंट देना पड़ता है, बेशक 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन उसके बाद तो देना पड़ेगा ना, तो इन सबको कमर्शियल यूनिट क्या है। तो कमर्शियल यूनिट की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर्स। तो ऐसा यूनिट होती है किलोवाट आवर्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट आवर्स कितने जूल के इक्वल है, तो बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको छोड़िए मैं समझाता हूँ। 1 किलोवाट आवर्स कितना होगा, देखो किलो का मतलब क्या होता है 1000, आप लिखिए 1000, भाई किलो का मतलब 1000 होता है। आवर्स का मतलब कितना होता है 36 सेकंड, 36 सेकंड होता है। मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 36 और कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 0, कितना आ गया हमारे पास, ये जूल में हो चुका है हमारा। अब यहाँ से आप 5 संख्या 6 संख्या ले, जितने के आगे पॉइंट लगाना है, अगर हम 6 डिजिट लेके पॉइंट लगाते तो 10 के ऊपर 6 आ जाएगा, 5 लेके लगाते तो 10 के ऊपर 5 आ जाएगा, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा 10 की पावर 6 जूल। ये हमारा आंसर आ चुका है, मतलब 1 किलोवाट आवर्स कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और कुछ नहीं है। के को हमने 1000 में चेंज कर दिया, इसको 36 में, देन इनकी मल्टीप्लाई हमने करी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई सेकंड से सेकंड कट गया, बचेगा क्या, केवल जूल, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं तो हमको कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक तो कुछ न्यूमेरिकल है अच्छे अच्छे, उनको देख लेते हैं, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सबको सॉल्व करना है, सब ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट करो कि चलो सर तो सॉल्व करिए, नहीं, कॉपी पेन निकालिए। मैंने स्टार्टिंग बोला था कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं, और अब आपके लिए काम स्टार्ट हो चुका है, अब आपको दिमाग लगाना शुरू करना है। क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर सॉल्व करके बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रति एक 500 वॉट शक्ति वाले 4 उपकरणों द्वारा 10 घंटे में खपत की गई ऊर्जा कितना होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम्ड
इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 5 वॉट ईच। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर आपको कितनी दी हुई है, पावर आपको दी है 500 वॉट, लेकिन ये एक की है, हमारे पास है 4 डिवाइस, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2000 वॉट। ये टोटल पावर है और ये पावर कितने टाइम तक यूज करें, तो हम करें 10 आवर्स तक। तो आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा किलो वाट आवर्स। क्लियर है? क्या क्वेश्चन में किलो गिवन है? नहीं, तो आप किलो को हटा दीजिए। वॉट है, बिल्कुल है, कितना है 2000 वॉट, लिखिए आप 2000 लिख लीजिए। आवर्स कितने दिए हुए हैं 10, तो आप 10 लिख लीजिए। आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,000 वाट आवर्स। लेकिन एनर्जी किस में होती है, किलो वाट आवर्स में, तो किलो में कन्वर्ट करना है और किलो का मतलब क्या है 1000। तो अगर इसमें से मैं 1000 हटा देता हूं तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर होगा 20 किलो वाट आवर्स। क्लियर है? तो हमारे पास जो एनर्जी होगी कितनी होगी 20 किलो वाट आवर्स। समझ में आगे कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर ms1 टू इतना। मतलब आपको इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपको मास दिया हुआ है 20 kg और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी कि v2 हमारे पास है 2 ms-1 और v1 हमारे पास कितना है 5 ms-1। भाई ये हो गया हमारे पास v1 और ये कितना हो गया v2। आपको निकालना है वर्क डन। अब बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं, बहुत। क्या निकालना है हमको? आपको निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। आपको वर्क डन निकालना है। बच्चे क्या परेशान, बच्चे कहते हैं जी फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला तो F इंटू एस था और दिक्कत क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स नहीं दिया हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि वर्क डन मतलब एनर्जी है। तो आप कुछ एनर्जी ऐसी एनर्जी सोचो जिसके अंदर स्पीड होती है, किसमें होती है, काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल सही फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर किसका हो जाएगा, वर्क डन का। तो आप वर्क डन के प्लेस पे क्या फॉर्मूला लगा लोगे, mv²। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, हाइट की बात करें तो आप mgh के इक्वल रख दो वर्क डन को। वर्क डन एनर्जी की इक्वली होता है, वही एनर्जी है। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना है। 1/2 मास कितना दिया हुआ था आपको 20, v कितना दिया हुआ है आपको। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 भी हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम v2 - v1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि v2 कितना हो गया हमारे पास 2 - 5 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करिए, 10 हमारे पास आंसर आएगा इनटू में 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 जूल। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उसका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर आते ही इसको कमेंट बॉक्स में कर देना और नहीं हो पाता है तो भी मेरे से पूछ लेना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा कि लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपको आराम से इस पर सोचना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए जी, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था एक ही वीडियो में इस चैप्टर को करने वाले हैं, तो कंप्लीट चैप्टर हमारा हो चुका है और आई होप कि अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उनको इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो लेक्चर आने वाला है वो इससे भी बेहतर होने वाला है। अगले लेक्चर में हम 12 चैप्टर की बात करेंगे, जो साउंड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।